नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज दो राज्यों में वोटिंग हो रही है, छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज के लिए और मध्य प्रदेश में एक ही चरण में तमाम 230 सीटों के लिए। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में पहले फेज में 20 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 70 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, यानी कि टोटल देखें तो 300 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग की जा रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां से इस तरह की कोई घटना, छुटपुट कोई हिंसक घटना की खबर नहीं वहां से आई है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना से कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर पथराव, गोली चलने और तलवार तक की खबरें आई हैं यहां पर, और घायल होने की भी खबरें यहां से आ रही हैं लगातार। और आपको याद ही होगा कल किस तरह से छतरपुर जिले की जो राजनगर सीट से कांग्रेस के जो विधायक, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं विक्रम सिंह, उनके ऊपर किस तरह से हमला हुआ था। उनके एक समर्थक सलमान खान की मौत भी हो गई थी। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन सुबह से ही जो वोटर्स हैं उनके बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब 3 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 61% के आसपास मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, जो कि अच्छा आंकड़ा माना जाएगा क्योंकि अभी 2 घंटे का वक्त मध्य प्रदेश में बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो तकरीबन 56% के आसपास छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 1 घंटे का वक्त बचा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक और मध्य प्रदेश में 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अभी 2 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। उनसे गुजारिश है कि बड़ी से बड़ी तादाद में निकले घर से और अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज लोकतंत्र का ये पर्व है और आपका एक एक वोट जो है बहुत कीमती है। आप जो भी बदलाव चाहते हैं, जो भी पॉलिसीज में आप बदलाव चाहते हैं, जिस भी सरकार को आप सत्ता में लाना चाहते हैं, वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि एक तरफ हमने भारतीय जनता पार्टी का वो इलेक्शन कैंपेन देखा जहां पर तमाम सांप्रदायिक बातें की गई। नरोत्तम मिश्रा को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो यानी कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को करते हैं तो आप कैसे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हमास की, जेएनयू की, पाकिस्तान की, राम मंदिर की, 370 की, ट्रिपल तलाक की, पुलवामा की, इन सब की एंट्री इस इलेक्शन में हुई है। वो तमाम चीजें हमने देखी हैं, वो तमाम तरह के भाषण हमने देखे हैं, जो जाहिर सी बात है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है? 18 साल से शिवराज सिंह चौहान वहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन किस तरह से ऑपरेशन कमल चलाकर क्या कुछ वहां किया गया, 15 महीने के बाद ही सरकार मध्य प्रदेश की जो है वो गिर गई और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। तो लोगों में इस बात को लेकर भी बहुत नाराजगी है मध्य प्रदेश में कि उन्होंने कांग्रेस को चुनकर सत्ता में भेजा था और उनके साथ एक तरह की, उनको ये लगता है कि गद्दारी की गई है। उनको ये लगता है कि उनके साथ जो किया गया वो ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को चुनकर भेजा था। 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी हालांकि, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी थी। फिर उसके बाद बीएसपी और जो अदर्स जो हैं उनका सपोर्ट उन्हें मिला और सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद क्या कुछ किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आपने हाल ही में सुना होगा प्रियंका गांधी ने उनको लेकर क्या कहा था। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया था। ये भी मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल जो है वहां से 34 सीटें आती हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और इसके साथ साथ विंध्या की अगर हम बात करते हैं तो 56 सीटें वहां से आती हैं। भोपाल में 25 सीटें आती हैं। महाकौशल से 42 सीटें आती हैं। भोपाल जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान। महाकौशल की बात करते हैं, छिंदवाड़ा, उसमें जो विधानसभा सीट है वहां से आपको पता है कि कमलनाथ का वो गढ़ माना जाता है। और मालवा निर्माण जो है वहां से 73 सीटें आती हैं। तो ये 5 हिस्सों में अगर मध्य प्रदेश को मोटे मोटे तौर पर अगर बांटे तो ये देखने के लिए मिलता है। और मालवा निर्माण की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक तरह से जो एक तरह से इसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 में इसमें बड़ी सेंध जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। अब यहाँ पर अगर हम वोटर की बात करें कि अलग अलग तरह से अगर इसको हम बांटें तो एससी जो है यहाँ पर 16% है, एसटी जो है वो यहाँ पर 21% है, स्वर्ण 15% आते हैं, ओबीसी जो है 40% आते हैं। तो आप इसका अंदाजा लगाइए। और मुस्लिम जो है वो 7% यहाँ पर आते हैं। भोपाल और मालवा 2 ही रीजन है जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, जहां से उनकी परसेंटेज जो है वो 7% आती है। 2018 में 41%,
वोट जो है वो मिला था। बीजेपी को 109 सीटें उसको मिली थी, कांग्रेस को 114 मैं आपको बता चुकी हूं, और लगभग 41% वोट उनको हासिल हुआ था। बीएसपी को 2%, एसपी को 1% और अदर्स के खाते में 4%, 4 सीटें गई थी, और लगभग 11% के आसपास जो है अदर्स के खाते में गया था। तो अदर्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव के मूड में जनता नजर आ रही है। तमाम सर्वेज भी यही दिखा रहे हैं, और लोगों में एक तरह की एक छवि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर बन गई है कि वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणावीर बन गए, लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं। लाडली बहन जैसी योजना को लेकर भी कई सवाल उठ खड़े हुए। प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि क्या 18 साल से शिवराज सिंह चौहान अगर सत्ता में है तो क्या अभी उनको कुछ महीने पहले ही वहां की बहनें उनको दरअसल लाडली नजर आ रही हैं, उससे पहले क्या उनको लाडली नजर नहीं आ रही हैं। जो योजनाएं, जो घोषणाएं की गई हैं कांग्रेस की तरफ से, जो सोशल अपलिफ्टमेंट की हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की हैं, क्या उसका असर जनता में देखने के लिए मिल रहा है। बेरोजगारी की बात करें, या फिर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो मेड इन मध्य प्रदेश जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिले, मेड इन चाइना चीजें देखने के लिए ना मिले, इसको लेकर क्या कुछ किया गया। उसके बाद आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे हैं उनका के वीडियोस जो वायरल हुए हैं, और उसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सी जो सामने आई है, क्या उसका असर कोई देखने के लिए मिलेगा। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, क्या जनता बदलाव चाहती है, या फिर भूपेश बघेल पर एक बार फिर से अपना भरोसा वो दिखाना चाहती है। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राकेश पाठक जी हैं, आप जानते ही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नस नस से वाकिफ हैं मध्य प्रदेश की, और बिल्कुल बारीकी से नजर रखे रहते हैं, वो तमाम चीजें हमें बताते हैं जो शायद और कहीं हमें सुनने के लिए नहीं मिलती हैं। दीपक पाशपोर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम चीजों को बारीकी से वो जानते हैं। पूजा त्रिपाठी हैं हमारे साथ, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की लीडर हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और आप देख रहे हैं बड़ी विंडो में, जो आप देख रहे हैं वो गजेंद्र इंगले हमारे संवाददाता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल, स्वागत। शुरुआत में गजेंद्र आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं राकेश पाठक जी के पास में जा रही हूँ। राकेश जी, अगर अब तक की बात करें, अगर 61% तक अगर मतदान हो गया है, और शाजापुर में सबसे ज्यादा बताया जाए लगभग 71% के आसपास, किस तरह से इसको देखा जाए? क्या ये कोई बदलाव की तरफ इशारा करता है? क्योंकि ये माना जाता है जब जनता बड़ी तादाद में वोट करती है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है, और एक बदलाव की तरफ भी इशारा होता है। देखिए बुशरा जी, हम सब लोग पत्रकार हैं, वर्षों से इस तरह के शीर्षक लगाते रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा मतदान होता है तो वो सत्ता विरोधी होता है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कई ऐसे अवसर भी आए हैं जब ज्यादा मतदान सत्ता को बनाए रखने के लिए हुआ है। लेकिन इस बार अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार बहुत दिन पहले से चल रही थी, और धीरे धीरे परिस्थितियां भी ऐसी बनती चली गई जिससे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी गफलत में चुनाव लड़ रही है। वो तय नहीं कर पा रही उसके मुद्दे क्या हों, उसका नेता कौन हो, उसे किस रणनीति से चुनाव लड़ना है। 2-3 मोटे मोटे मैं उदाहरण इसके बता देता हूं। आपने कई बातें अभी बताई कि इसमें हमास का भी जिक्र हुआ, पाकिस्तान भी आ गया, आतंकवाद भी आ गया। ये सारे मुद्दे जिस वक्त बीजेपी के नेता उठाते हैं तो ये भूल जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को न हमास से कोई लेना देना है, न इजराइल से कोई लेना देना है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो फिल्मी सितारों के कपड़ों से बेचैन हो जाते हैं, उनका हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। मुख्यमंत्री भी ऐसी बातें करते हैं, और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आकर राजस्थान की एक घटना का जिक्र करते हुए सर तन से जुदा हो जाने वाले नारे मध्य प्रदेश में लगेंगे, ऐसी धमकी देते हैं। इसके बावजूद जनता उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। आप यकीन मानिए, कहीं भी गांव में, शहरों में, चौपालों पर, पान की दुकानों पर न सनातन मुद्दा है, न हिंदुत्व मुद्दा है, न हमास, न फिलिस्तीन, न सर तन से जुदा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार
महंगाई, बेरोजगारी और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को देख देख कर अफर जाने की मानसिकता के कारण सत्ता विरोधी रुख लिए हुए है। तो ये रणनीतिक चूक कैसे हुई है बीजेपी से वो जाने। दूसरा कारण, शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर धकेलना है कि नहीं धकेलना, इसको लेकर कुछ शुरुआती महीनों में असमंजस बना रहा मोदी और शाह के बीच। फिर उन्होंने शिवराज सिंह को हाशिए पर बैठा दिया, उनका नाम लेना बंद कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि जो शिवराज समर्थक तबका है, निश्चित तौर पर जो व्यक्ति 4 बार मुख्यमंत्री रह लेता है उसके अपने चाहने वाले कार्यकर्ता तो होते ही है, मतदाता भी होते हैं। वे एक तरह से असमंजस में पड़ गए कि हमारे नेता को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तीसरी बात, 7 सांसद चुनाव में उतार दिए, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 1 राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू कर दी। अब उस मैराथन में इतने लोग दौड़ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसके मातहत काम करना स्वीकार करेगा। तो पूरा चुनाव तथाकथित चाणक्य, सो कॉल्ड चाणक्य और तथाकथित चंद्रगुप्त, उन दोनों की गफलत के चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना चुनाव खुद बिगाड़ लिया। दूसरी तरफ बीजेपी के बरक्स कांग्रेस सोची समझी रणनीति पर चुनाव लड़ती रही, मुद्दों से जरा भी विचलित नहीं हुई। कितने भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे नहीं याद कि पीसीसी भोपाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की या कमलनाथ की, दिग्विजय सिंह की ऐसी हुई हो जिसने इन मुद्दों पर 1 मिनट भी जवाब दिया हो। वे अपने मुद्दों पर अड़िग रहे कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, लगातार एक ही राग लापते रहे। उसका असर ये हुआ कि जनता तक बात पहुंची कि कांग्रेस उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और अब ये बदली हुई कांग्रेस है बुशरा जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस बनाई है, कांग्रेस इन मेकिंग है, इस वक्त बन रही है उनकी कांग्रेस। और जिस तरीके से चुनाव अभियान चलाया, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, कौन कितनी तारीख को आखिरी के दिनों में 7 दिनों में, जिसको कहते हैं कारपेट बम्बिंग, एक तरह से ऐसी बम्बार्डिंग हुई आखिरी के 3-4 दिनों में। राहुल, प्रियंका, खड़गे, सचिन पायलट तक राजस्थान छोड़कर एमपी लाए गए गुर्जर वोटों के लिए। तो इस तरह का जो चुनाव पहले बीजेपी लड़ा करती थी, उस शैली में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया, गुटबाजी, आपस में अविश्वास, खींचतान। उसके कारण आज चलते मतदान में हम ये कह सकते हैं, हमें स्पष्ट नहीं कहना है, जनता तय करेगी, लेकिन फिर भी जो शुरू से बढ़त दिख रही थी, जो आप सब चैनलों के ओपिनियन पोल, प्री पोल सर्वे में लग रही थी, वही मतदान करते वक्त जो भीड़ जुट रही है वो दिखाई दे रहा है। उसका मन और मानस वैसा दिख रहा है। जी बुशरा जी। जी, क्योंकि आपको जल्दी जाना है, इसलिए राकेश जी आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम देखें कि राम मंदिर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई ये वोट अगर आप देंगे तो आप कैसे मतलब राम मंदिर को सेंटर में रखकर पूरी पॉलिटिक्स जो है रिवॉल्व हो रही है इन राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं। और चाहे राजस्थान में ही कहें प्रधानमंत्री, अगर वो ऐसे इस तरह के भाषण दें वहां पर कि आप ऐसा बटन दबाएं कि जैसे मानो एक पार्टी को आप फांसी दे रहे हो, जनता को एक तरह से आप जल्लाद एक तरह से बना रहे हैं, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन आपको इसमें क्या झुंझलाहट नजर आती है, घबराहट नजर आती है? जैसे आखिर में ऐसा लगता है कि आखिर का ये कैंपेन जो चल रहा है चुनावी, इसमें कुछ भी ऐसा कह दो कि जो लोगों के दिल में घर कर जाए, या तो मेरा विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड, या फिर धर्म के नाम पर उनको जज्बाती कर देना। क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसी लाइन खींच दी है, चाहे वो घोषणाओं की हो, पॉलिसीज की हो, वो अपने दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल देते हैं जहां उन्होंने काम करके दिखाया है कि अब इससे आगे भारतीय जनता पार्टी कुछ कह नहीं पा रही है। और लोग सवाल भी तो ये पूछेंगे कि 9.5 साल तो केंद्र में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में 18 साल आपकी सरकार रही, तो आप किससे सवाल कर रहे हैं? फिर भी कांग्रेस को ही कोसते हैं। बुशरा जी, आपके सवाल में 2 हिस्से में दोनों को ले लेता हूं। पहले प्रधानमंत्री के बयान को लेकर, प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे बटन दबाओ कि उन्हें लगे कि फांसी दी जा रही है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा अतिवादी कोई विचार हो नहीं सकता। जो लोकतंत्र मत भिन्नता को बार बार अलग अलग लोगों को चुनने का अधिकार देता है, उस लोकतंत्र में, एक सभ्य समाज में, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बयान
नहीं हो सकता। ये फांसीवादी विचार है, फांसीवाद का चरम है कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री ऐसा बयान देता है। मुझे शर्म आती है, ऐसा व्यक्ति मेरे देश का प्रधानमंत्री है। इस देश में 1.5 दर्जन लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किसी भी नेता ने, प्रधानमंत्री पद तो छोड़िए, विपक्ष में रहते हुए किसी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया कभी। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो ऐसे बयानों पर खामोश रहते हैं। मैं सीधे आपके माध्यम से उनके समर्थकों से पूछना चाहता हूं, क्या वे अपने प्रधानमंत्री के इस बयान से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो इसका मुझे एक सवाल का उत्तर और चाहिए। क्या प्रधानमंत्री की परिभाषा के मुताबिक कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी को फांसी दे दी है? वहां तो आप चुनाव हारे, वहां पंजे का बटन दबाकर क्या आपको फांसी पर लटका दिया है? हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये हिंसा के लिए लोगों को प्रेरित करने का आह्वान है। देखा जाए तो ये हेट स्पीच है, कानूनन अपराध है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, और चुनाव आयोग आपका दूसरा संज्ञान भी सवाल, नहीं ले रहा इस पर। जी। चुनाव आयोग से हमें अपेक्षा नहीं करना चाहिए। भारत का निर्वाचन आयोग और जितनी संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं, वे सब एनडीए सरकार के घटक दल के रूप में काम करते हैं। हमें वही मानना चाहिए। अब हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये कोई स्वतंत्र इकाइयां हैं, इन्हें कोई ऑटोनॉमी है, ये कोई स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं कि जो अपना निर्णय लेकर कोई कार्रवाई कर सकेंगी। अगर ये संस्थाएं, ये एजेंसी इस लायक होती तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र के बारे में जो वीडियो आए हैं, अब तक तो टीमें रवाना हो गई होती, ईडी, सीबीआई और आईटी की। क्या आपने कोई एक भी संकेत ऐसा देखा कि सरकार कोई जांच करा रही है इसकी? आपके सवाल का दूसरा हिस्सा मैं थोड़ा भूल रहा हूं, क्या था आपका दूसरा सवाल? एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा जी कि एक जो योजनाएं हैं कांग्रेस की, जिस तरह से उन्होंने लकीर खींच दी, अब उनके पास बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि 9.5 साल तो केंद्र में सरकार, 18 साल से राज्य में है, तो किससे सवाल पूछेंगे फिर? बिल्कुल सही बात है। बीजेपी की परेशानी यही है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देख लीजिए, बीजेपी के नेताओं के भाषण देख लीजिए, शिवराज सिंह जी के भाषण देख लें। वे अगर 30 मिनट भाषण देते हैं तो 28 मिनट तो कांग्रेस को कोसने में निकाल देते हैं। आप खुद क्या करेंगे ये बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है जनता अब ऊब गई है इन बातों से। जनता कह रही है आपको 9 साल दिए, अब आप तो अपनी बताओ। नेहरू जी ने कौन कौन से काम नहीं करने दिए, वो हमने 5 साल सुन लिया। अब दोबारा भी आपको मौका दिया है, अब तो बताइए क्या किया आपने। पेट्रोल 30-40 रुपए लीटर आपको बिकवाने वाले थे, क्यों नहीं बिक रहा है? प्याज की कीमतें कहां पहुंच गई हैं? सरसों का तेल, अरहर की दाल, आटा किस भाव बिक रहा है बाजार में? डॉलर कहां पहुंच गया है? अब लोग इन सवालों पर पूछ रहे हैं। हाँ, राम मंदिर की बात शायद आपने कही थी। ये बात 2-3 दिनों में भी बहुत तेजी से फैलाई गई। मुझे याद आ गया, ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक, ट्विटर पर लिखा जा रहा है कि अगर वोट इधर उधर दोगे तो अयोध्या जाकर भगवान राम को क्या मुंह दिखाओगे। यानी ये मैसेज, इतनी बड़ी हताशा है संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भारत के चुनाव का प्रश्नोत्तर करने के लिए बैठे हैं अयोध्या में? क्या वे किसी दर्शनार्थी अपने भक्त से ये पूछेंगे तुमने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किसको वोट दिया था? ये हताशा की पराकाष्ठा है कि एक राजनीतिक दल अपने तर्कश के सारे तीर फेंकने के बाद इस पर आ रही है कि अयोध्या जाओगे तो राम जी को क्या मुंह दिखाओगे। अरे भाई, राम जी आपसे पूछने वाले भी नहीं है। उनको अच्छी तरह पता है कि आप उनके नाम पर कितनी सियासी रोटियां सेक चुके हैं। ये सब कारण ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है, ये तौर तरीके बीजेपी के ऐसे हैं जिससे लगता है कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं एहसास है कि जनता कुछ और मूड लिए बैठी है और कतारों में आज लगी है। जी मिश्रा जी। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने जितने भी तरकश थे अपने अपने उसमें कमान में, जो तीर जो है वो तमाम जो है, उन्होंने तरकश के तमाम तीर जो है वो छोड़ दिए हैं। वो ये भी इंतजार नहीं कर रहे हैं कि 2024 में आकर वो क्या नया लेकर आएंगे, क्योंकि राम मंदिर भी वो अभी से ही अगर बुना रहे हैं और 22 जनवरी को कपाट खुलेंगे तो फिर तब क्या करेंगे, शायद तब जो इवेंट करेंगे पूरा उसको शायद बुनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी फाइनल होगा वर्ल्ड कप का, तो वहां पर मोदी जी जाएंगे, तो वहां पर भी हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। मैं आपके पास आती हूँ पूजा जी, ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो यानी कि पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं। आपको, आपके साथ लगातार, आपके नाम के साथ, कांग्रेस के नाम के साथ पाकिस्तान लगातार जोड़ा जाता है। ये बताया जाता है कि
अगर आपको वोट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान समर्थित आपको पार्टी बताया जाता है। कैसे देखती हैं आप इस सबको, और छत्तीसगढ़ में कितनी आश्वस्त हैं आप, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आती हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बुशरा जी, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग तो बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं बटन दबेगा तो आप उनको फांसी दीजिए, तो वो कमल के निशान को फांसी का तख्ता बना देते हैं। ये आज तक हमने कभी सुना नहीं। मेरी जितनी भी छोटी सी उम्र हो, यहाँ पे इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आज तक किसी ने किसी भी राजनीतिक मंच से इतनी छिछली, इतनी घटिया, इतनी वाचिक हिंसा इस तरीके की नहीं सुनी है। आप बिल्कुल आप प्रोवोकेट कर रहे हैं एक भीड़ को कि वो लिंचिंग करे, वो अशांति करे, वो हत्या करे। और आपने लोकतंत्र का जो सबसे सुंदर उत्सव है, लोकतंत्र का जो पर्व है, मतदान देना, उसको आपने हिंसा से जोड़कर उसकी जो गत कर दी है। हर दिन सोचते हैं कि प्रधानमंत्री अब इससे नीचे नहीं उतर सकते, पर प्रधानमंत्री दूसरे ही दिन उससे भी नीचे उतरकर सवाल वो कर देते हैं कि इस पूरे फांसी का जो तमाशा बन रहा है उसके जल्लाद इन चीफ प्रधानमंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा ध्यान उनका कौन सी एक्ट्रेस क्या कपड़े पहन रही है, कौन से रंग के कपड़े पहन रही है, इस पे हो रहा है। मध्य प्रदेश में आज हर 55 मिनट में एक औरत अगवा हो रही है, हर 8 मिनट पे एक बलात्कार हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं कहते। 55,000 महिलाएं कुपोषित हैं, नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं करते। दतिया में एक भाजपा वर्कर ने 2 अबोध बच्चियों की जान ले ली, नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं करते। जबलपुर में गोली चल गई, नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं करते। यहाँ पे इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है, निमेश्वर में घटनाएं हुई है, नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं करते। पर नरोत्तम मिश्रा को पर वो अपने सेल्फ जो प्रोक्लेम्ड भगवा के संरक्षक हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों को, हम लोगों को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, इनको जनता जवाब देगी अपने वोट की ताकत से। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि फांसी देगी, मैं ये कहूंगी कि जनता इन्हें बताएगी कि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया है, उससे ये इन्हें बताएगी कि ये जो सत्ता के मद में पागल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी हर दिन वो राजस्थान की सरतन से जुदा को प्रोपोगेट करते हैं, वो कहीं आके नगर, छत्तीसगढ़ में आके नगर नार पे झूठ बोलते हैं, अमित शाह आके वहां पे भूपेश बघेल को कहते हैं कि वो अनेबलर है, यहाँ पे किसी सांप्रदायिक द्वारा हिंसा हुई है। वो कहीं कहीं ये कहते हैं कि ये मुझसे बाबा पूछा करते थे कि आप तिथि तारीख तो बताते नहीं, तो मैं तारीख बता रहा हूँ। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, जिस प्रदेश में 250 केसेस करप्शन के हैं, जहां एक तूफान से महाकाल की 36 मूर्तियां ध्वस्त हो जाती हैं, आप सनातन के बड़े रक्षक बनते हैं ना, आप तो महाकाल तक में पैसा खा रहे हैं। तो जिस प्रदेश में किसानों की आत्महत्या हो रही है, जिस प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाएं अगवा हो रही हैं, जिस प्रदेश में युवा इतना ज्यादा परेशान है, हर पेपर लीक हो रहा है, अब व्यापम का ले लो, पटवारी भर्ती ले लो, दर्जनों स्कैम है, जिस प्रदेश में 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगारों को सिर्फ 21 लोगों को सरकार रोजगार प्रदान करती है, उसके गृह मंत्री को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि ये। तो आज मैं सुबह से जिस भी डिबेट में हूँ, वहां पे जब ग्राउंड रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं, तो लोग, एक ये बात अलग है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं हम कांग्रेस को दे रहे हैं, उसको मैं परे रखती हूँ। एक युवा ने कहा कि मैं 300 किलोमीटर रोज अप डाउन करता हूं क्योंकि मेरे पास उस शहर में रहने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरा वोट बेरोजगारी को है। एक महिला ने कहा कि इतना महंगा सिलेंडर भरवाती हूँ। ये प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर की प्रॉमिस करते हैं। अगर आपके 10 राज्यों में सरकार है, आप केंद्र में सरकार में, आप कैसे बोल जाते हैं? आप क्यों हम 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 900 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जब आप छत्तीसगढ़ वालों ने, बाकी राज्यों ने क्या गुनाह किया आपके अंडर के राज्यों में, जो आप उनको 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे रहे हैं? भाजपा पूरी तरीके से बरगला गई है। दिक्कत तो ये है। प्रधानमंत्री की वाचिक हिंसा देखिए, इनके सारे फर्स्ट ए लाइन कैबिनेट, अभी राकेश पाठक जी ने बताया कि 4 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय महासचिव चुनाव में उतारे गए। इनके पास मुद्दे नहीं है। आज जनता ये कह रही है कि आप जनता के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लेके आइए। आप बताइए कि आप हमें नौकरी कब देंगे, तो ये कहते हैं राम मंदिर 22 जनवरी को बनेगा। आप बताइए कि आप हमारे घर का खर्चा कैसे करेगा, हमको बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, तब ये कहते हैं कि ये सनातन पे इतने बयान देते हैं, सनातन की रक्षा के लिए आपका एक वोट होना चाहिए। आज ये जनता कहती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। किसी दलित पर पेशाब होता है तो किसी भी फॉरवर्ड थिंकिंग लॉजिकल इंसान के सर पे पेशाब हो रहा है, वो सिर्फ दलित पर पेशाब नहीं हो रहा है। वहां आप सोशल हायरार्की की एक ऐसा
अनजस्ट व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, जहां पे किसी भी सवर्ण को लगता है कि वो दलित पर पेशाब कर सकता है, उस दलित को पेशाब वाले को भी शिवराज जी ने फुल नौटंकी की। ये प्रियंका जी को नोटिस भेजे हैं शब्द यूज करने के लिए, उन्होंने फुल नौटंकी की, रोए गाए, उसके पांव धोए, और वही दलित बाद में कहता है कि उनका फोन नहीं उठाते, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मैं कह रही हूँ कि ये पूरा भाजपा का मोडस ऑपरेंडी है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पर लोग देख चुके हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ की मैं मीडिया इंचार्ज भी, अगस्त से मैं वहीं, आज ही मैं वापस आई हूँ। तो छत्तीसगढ़ तो हम बहुत ही कंफर्टेबली 75+ से जीत रहे हैं, और जीत इसलिए रहे हैं, और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, जिनकी जनहितकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों को उनका एमएसपी देना हो, चाहे वो युवाओं के लिए उनके काम हो, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इतने स्टेप्स उठाने का हो, चाहे बेरोजगारी देखिए जो 22% थी रमन सिंह के कार्यकाल में, वो आज गिर के 0.5% हो गई है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूपेश जी का राम वनगमन पाथ के थ्रू राम को अपने आराध्य राम को, जो छत्तीसगढ़ में हम जिन्हें भांजा कहते हैं, उन्हें उनका सही स्थान प्रदान करना और उसे राजनीति में नहीं लेके आना। राम हमारे आराध्य हैं और राम आराध्य ही रहेंगे। उनके नाम पर हम वोट नहीं मांगते, भले हम उनके नाम पर काम ज्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत समृद्ध है, सुखी है। ये 3 को रिजल्ट्स में भी दिखेगा। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर पूजा, आपको जोड़ेंगे हम 3 दिसंबर को भी, और 75 पर आप पहुंच पाती हैं या उसके आसपास पहुंच पाती हैं, क्या रहता है कांग्रेस का, वो आपसे हम जानेंगे 3 दिसंबर को। सुबह से लगातार आप 6 बजे से पूरी कवरेज जो है आप डीबी लाइव पर देखेंगे। मैं दीपक जी आपके पास आऊं, उससे पहले गजेंद्र बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है वो तमाम रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं सुबह से। गजेंद्र, क्या हालात हैं फिलहाल? अगर अब तक की हम बात करें, 3 बजे तक का मेरे पास वोटिंग परसेंटेज है जो कि 61% के आसपास है। आप किस तरह का उत्साह वहां पर देख रहे हैं? हिंसक घटनाओं की भी बात हो रही है, वहां पर पत्थरबाजी हुई है, तलवारें तक निकली हैं मुरैना और भिंड में, और गोली भी चली है, इस तरह की खबरें आई हैं। कई इस तरह की खबरें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से देखने के लिए मिली हैं। वहां किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं फिलहाल? क्या रिपोर्ट आपके पास? देखिए, सबसे पहले आपने जो हिंसा की बात कही है उससे ही मैं ले लेता हूं। तो ये जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, यहाँ चुनावी हिंसा के लिए ये आप कह सकते हैं कि कुख्यात है। यहाँ कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता जहाँ हिंसा ना हो। ये इस समय जो हिंसा हुई है, इस चुनाव में जो हिंसा हुई है, जो छोटी मोटी गतिविधियां ही कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी कोई जनहानि नहीं हुई। अन्यथा यहाँ पर यदि आप पिछले कुछ आंकड़े उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हिंसाएं इस क्षेत्र में बड़ी आम मानी जाती हैं। चुनाव में जो भी कुछ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं खासकर, वहां पर बाहुबल से जनता के जो वोट है, मतदान है, उसको दबाने का, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास यहाँ पर हमेशा से किया जाता रहा है। तो उसी का एक नमूना हमको इस चुनाव में देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो दिमनी क्षेत्र का ही मामला था, वहां सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस क्षेत्र में जो घटना हुई, पत्थरबाजी की घटना हुई, वहां के नागरिकों ने पहले ही प्रशासन को चेताया था कि हमें धमकी मिल रही है कि आप वोट डालने न जाएं, यदि वोट डालने जाएंगे तो इस तरह की घटना होगी। और इस तरह की उनको सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन ने वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक चूक मानी जा सकती है। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। अब इसके बाद भी अपन आ जाए कि इस तरह की घटनाओं के बाद भी यदि अपना वोट इतना अच्छा अभी तक आया है, और मैं समझता हूँ शाम तक शायद 5, साढ़े 5 बजे तक जब वोटिंग होगी तो 50, 60, 65 की राय 70% तक भी हो सकता है कि इस बार वोटिंग हो जाए। तो वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र में मैंने भी जिस पोलिंग बूथ पे गया, मुझे काफी उत्साह दिखाई दिया। युवा वोटर्स बहुत निकल कर आए हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। मुझे इसका काफी अच्छा प्रतिशत दिखाई दिया। और युवा वोटर से बात करने पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो ये थी कि युवा वोटर जो वोट कर रहा है वो मूल मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे होते हैं। बेरोजगारी की बात युवा कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात युवा कर रहा है, अच्छा एजुकेशन युवा को चाहिए रहा है। तो ये अभी जब राकेश जी भी कह रहे थे कि इस तरह की जो पोस्ट चल रही है इस समय सोशल मीडिया पर कि भाई राम जी को क्या मुंह दिखाओगे अयोध्या में जाकर, तो इस तरीके की फिजूल की बातों को युवाओं ने नकार दिया है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और वो अपने मूल मुद्दों पे ही वोट कर रही है। ये चीज है।
तो काफी अच्छा उत्साह देखने को मिला है। और सबसे बड़ी जी। बात है कि जनता परिवर्तन की भी रही है। जनता बात कर रही है कि बहुत साल हो गए हैं, 18 साल से हमने शासन देख लिया है और उसमें भ्रष्टाचार बहुत है। लोगों ने कई अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी बताई कि किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का सामना किया है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का मूड जो है वो जनता बता चुकी है और अभी उसी के तहत वो मतदान हो रहा है। अब देखना होगा कि 3 तारीख को जो परिणाम आता है, स्पष्ट है कि परिणाम जो है वो भाजपा को कहीं ना कहीं रुलाने वाला आने वाला है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। और वो क्योंकि ये इससे साफ पता चल जाता है कि एक पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में उसको पढ़ा जाता है और जो परसेप्शन है उसको भी देखा जाता है। वो तमाम चीजें साफ तौर पर ये बता रही है कि एक बदलाव की एक लहर तो मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है। और जो एक तरह से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को ये लगता था, या फिर अमित शाह को या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था कि आखिरी वक्त में जो मोदी का जो मैजिक है वो चलता है और वो सब कुछ पलट देते हैं, वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश में। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं आपके पास आऊंगी गजेंद्र, मैं दीपक जी के पास जा रही हूँ। दीपक जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आज 70 सीटों के लिए वहां पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक वहां पर वोटिंग होनी है। पिछली बार की अगर हम बात करें जब 20 सीटों के लिए हुई थी तो वहां का परसेंटेज काफी अच्छा था और बहुत उत्साहित भूपेश बघेल नजर आए थे। अभी आपको क्या लग रहा है इन 70 सीटों के लिए? पूजा कह रही थी कि 75 पार करेंगे, 75 तक पहुंचेंगे। आपको क्या लग रहा है? आप तो वहां बहुत बारीकी से तमाम वहां की राजनीतिक हलचल को देखते रहे हैं। बुशरा जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम पिछले 2 चुनावों की बात, जो लोकसभा का हुआ था 2019 में, उस समय यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 67.11% का मतदान हुआ था। लेकिन हम बेहतर है कि विधानसभा से अगर हम तुलनात्मक एक स्टडी करें तो पिछले समय क्या था कि पिछले समय 18 और 72 ऐसे 2 चरणों में चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर। पहला जो चरण हुआ था उसमें 18, तो उसका कारण ये था कि देखिए वो जो एक फार्मूला अक्सर सोचा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार को हटाना होता है तो बड़ी संख्या में लोग निकाल। इस पिछले से आप देखिए देश में लगभग जितने भी राज्यों का चुनाव देखिए पहले के मुकाबले 2-3 कारणों से एवरेज जो बढ़ता जा रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि युवा लोग उत्साहित होकर निकलते हैं बाहर। उसके बाद साक्षरता बढ़ी है, लोकतंत्र के प्रति लोगों का एक तरह से रुझान बढ़ा है। इन सब कारणों से लगातार बढ़ रहा है। सुबह भी जब ये बात हो रही थी और राजीव रंजन जी थोड़ी सी एक चिंता कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इतना कम मतदान क्यों है, तब भी मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की जीवन शैली ऐसी है कि 11-12 बजे के बाद वो फ्री होते हैं और लगभग 4 बजे 5 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग होगी। अब थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, देखिए हर बार कोई रिपीट तो है, कोई ऐसे आंकड़े तो है नहीं कि हर बार एग्जैक्ट हो, लेकिन उसके आसपास भी होता है तो भी वो एक बेहतर, एक अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरी बात यह है, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टी जो मोबिलाइज करती हैं, जिस पार्टी को जीतने की या कोई एक उद्देश्य ले, वो अगर मोबिलाइज करता है अपने वोटरों को और कार्यकर्ताओं को तो वोट का प्रतिशत बढ़ता है। निश्चित रूप से वोटरों का परसेंटेज बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान तो लोगों का होता है ना, कार्यकर्ताओं का होता है। अब छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है कि एक तरफ से ये तो मान लिया गया है कि भाई कांग्रेस से बड़ी चुनौती बहुत तगड़ी है। रीजन ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे और भाजपा को जो है वो 33% वोट मिले थे, तो 10% का अंतर बहुत ज्यादा होता है। देखिए 2%, 3% में तो खेल हो जाता है, सरकारें बन बिगड़ जाती है। हमने बहुत सारे पिछले चुनाव में ऐसा भी देखा है कि 2 या 2.5% में ही सरकारें बनती नहीं है। तो इस एक तो पहाड़ स्कोर बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल वैसी है जैसे एक दूसरी क्रिकेट मैच में किसी भी टीम ने अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जैसे अभी भारत के साथ हुआ, तो उसके सामने वाली जो पार्टी है वो उस स्कोर को देख के थोड़ी बहुत वो ये हो जाती है कि यार बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, तो चलो थोड़ा बहुत जितना हो जाता है हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा हार नहीं, मैं कोई ऐसा है कि मैं जाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो काम मतदाताओं का है। लेकिन अगर बराबरी की टक्कर हो, दोनों ओर से मोबिलाइजेशन होता है, तब कहीं जाके एक बड़ा परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो हमको देखने को मिलता है। तो वो छत्तीसगढ़ जी, मेरा आपसे सवाल ये भी है इसके साथ, जी दीपक जी मेरा सवाल आपसे ये भी है इसके साथ साथ कि जो एक क्लियर कोई चेहरा नहीं है, रमन सिंह इस बार कोई डिक्लेयर चेहरा नहीं है
और भूपेश बघेल डिक्लेयर चेहरा है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कैसी पूरी तरीके से वो साइडलाइन है छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह जिन्होंने 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे, उससे बड़ा कोई कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है नहीं। लेकिन तमाम स्टेट्स में यही हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी की ही गारंटी है, गारंटी भी का वर्ड भी कांग्रेस से ही चुराया गया। तो आपको लग रहा है कि इसका फर्क भी बहुत पड़ रहा है? लोगों को लग रहा है कि अगर कांग्रेस जीती तो भूपेश बघेल होंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो पता नहीं कौन होगा। जी, निश्चित रूप से ये तो एक एडवांटेज देखिए कांग्रेस पे मिला है। एक तो बड़ी सरकार है, मजबूत सरकार है। उसके अलावा मतलब वहां पर एकमात्र जो चेहरा होता था, कभी कभार टीएस सिंहदेव के बारे में कहा जाता था, वो तो पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई है। अब खुद ही सिंह है, वो कदम पे कदम साथ मिला के चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। अब अंदर क्या होगा हम नहीं कर सकते, लेकिन इस चेहरा न होना भी उतना बड़ा नुकसान की बात नहीं है। जितनी बड़ी समस्या से जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जूझ रही है वो है मुद्दों का ना होना। मुद्दों का ना होना उससे भी बड़ा भाव होता है। देखिए आपके पास ना हो चेहरा, भाई 1977 में जिस समय केंद्र में जो है इंदिरा गांधी को हराकर जिस समय पूरी की पूरी जो जनता पार्टी जीत के आई थी, उस समय कौन सा चेहरा था प्रधानमंत्री का? कोई भी नहीं था, लेकिन बम्पर जीत हुई थी। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास राज्यों के, अगर हम इतिहास में जाए बहुत सारे राज्यों में ऐसा है। यहाँ तक इसी राज्य में छत्तीसगढ़ में जब लगातार 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि भूपेश बघेल वाकई उनको हटा सकेंगे। रीजन ये था कि एक बहुत बड़ी जो लाइन है नेतृत्व की, वो पूरी की पूरी झीरम हत्याकांड में साफ हो चुकी थी। भूपेश बघेल अपेक्षाकृत एक दो लेवल नीचे के लीडर थे, क्योंकि उस समय विद्याचंद्र शुक्ल हुए, अजीत जोगी हुए, बहुत सारे नेता थे। लेकिन उन्होंने जो मेहनत की और उन्होंने जो एक तरह से काम किया, तो उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। उस समय भी मुद्दा क्या था? अब देखिए मुद्दों का अभाव भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसलिए गंभीर है कि आप घोषणाओं और वादों के नाम पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी कांग्रेस के वादों और आश्वासनों से एक स्टेप नीचे ही हैं। अगर वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदना चाहती है कांग्रेस, तो आप 3300 कीजिए तो आदमी थोड़ा आकर्षित होगा। आप तो 2100 कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम केजी से लेके पीजी तक जो है पूरी की पूरी शिक्षा को फ्री करेंगे। आप जो है आपने केजी छोड़ दिया, नीचे की क्लासेस छोड़ दी, आप करें कि पीजी को हम फ्री करेंगे। तो इस तरीके से ये इसलिए नहीं हो सकता कि या तो आप बढ़कर घोषणा कीजिए, और बढ़ के घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होगा, आपकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने क्या किया है? 5 सालों में विश्वसनीयता प्रदान की है उन्होंने अपने को। अब जो कह रहे हैं कि हम कर्ज माफ करेंगे, तो सहज में लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक बार पहले भी किया है। मध्य प्रदेश में जाइए तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन के मतलब अपनी बहनों के प्रति जो अचानक प्यार उमड़ आया है शिवराज मामा का, तो लोगों ने तो अभी तक आपकी उस योजना को देखा ही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन हाँ हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, उसके बाद लाडली बहन योजना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो हो सकता है कि 5 सालों के बाद, इसीलिए दीपक जी जी प्रियंका गांधी ने कहा था कि दरअसल मामा जो है मामू बना रहे हैं, और कंस मामा का उन्होंने जिक्र किया था कि मामा तो कंस भी थे, उनका भी उन्होंने जिक्र किया था। मैं आपके पास लौट रही हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है, वो एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर मैं गजेंद्र और पूजा जी के पास जाऊंगी। एक बार सुनिए। अगर बाइट है तो हम अभी चला सकते हैं, वरना फिर मैं बात करती हूँ यहाँ पर पूजा जी से एक बार फिर से, और फिर मैं गजेंद्र के पास जाती हूँ। लगता है थोड़ा वक्त लग रहा है। पूजा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि जो सोशल अपलिफ्टमेंट की जो आपकी योजनाएं हैं, जो आप एक तरह से 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात, लोग इसको कहते हैं कि एक तरह से आपने बीजेपी की पिच पर खेला है कहीं ना कहीं, और उनके लिए कुछ छोड़ा नहीं है कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि इस तरह की तमाम सियासत जो है भारतीय जनता पार्टी करती आई है। तो आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पिच पर भी आकर खेले हैं, और जो सोशल अपलिफ्टमेंट की जो योजनाएं हैं, क्या आपको लग रहा है वो कहीं ना कहीं धर्म और इस तरह की राम मंदिर की सबकी सियासत पर भारी पड़ेंगी? क्या आपको लग रहा है कि
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है एक बार फिर से वापसी करने जा रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2018 में आपने सरकार बनाई थी। या छत्तीसगढ़ की मैं खासतौर पे आपसे बात करूंगी। बुशरा जी, हम भाजपा के पिच पे नहीं खेल रहे हैं। हमने भाजपा को कंपेल कर दिया है कि वो जनता के पिच पर आकर खेलें, और मुझे लगता है इस राजनीति का टर्न पॉइंट यही है। जब हमारी सरकारें डिलीवर करती हैं, जब राजस्थान में राइट टू हेल्थ आता है, गिग वर्कर्स को स्ट्रक्चर करने का बिल आता है, जब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होती है। छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है देश का जहां पर किसानी करने वालों की संख्या और उनका प्रतिशत बढ़ा है। लोग किसानी से पलायन कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ ने न सिर्फ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनको इनपुट सब्सिडीज दी है, उनकी कर्जा माफी की है। आज एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं 2800 की एमएसपी पे, जो 1 नवंबर से 2800 हो गया है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया बेरोजगारी प्रतिशत 22 से 0.5 आ गया है। जहां गोधन न्याय योजना के बाद ये गमछा लटका कर जय श्री राम करके लोगों को, दूसरे संप्रदाय के लोगों को धमकाने भर का हिंदू धर्म जानते हैं, उससे ज्यादा इनके बस की नहीं है। तो आज जब हम देखिए, धर्म की काट कभी सोशल वेलफेयर हो ही नहीं सकता था इस देश में। इस देश में सोशल वेलफेयर पहले पायदान पे होना चाहिए था, जो आजादी के समय था, और आज भी होना चाहिए। अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि 9 साल उनके शासन में रहते हुए भी 80 करोड़ लोगों को उनको फ्री राशन देना पड़ रहा है। ये छत्तीसगढ़ की जनहितकारी योजनाओं का वो है कि वो वहां जाके ये अनाउंस करते हैं कि मैं 5 साल और दूंगा। और मुझे लगता है कि यही पिच होनी चाहिए राजनीति की। भाजपा ने बहुत धर्म खेल लिया, राम मंदिर खेल लिया, 370 खेल लिया। 370 हटा, राम मंदिर हट रहा है, हमारे आराध्य है राम, मैंने फिर कहा। पर उससे किसी एक बेरोजगार, किसी एक घर परिवार, एक निचले तबके के आदमी या औरत को क्या फायदा मिल रहा है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके घर खर्चे चलने के लिए आज सब्जियां, तेल, आटा, दाल सब कुछ महंगा है, सब कुछ। आज देश से 4 लाख का मिलेनियम बाहर जा रहे हैं, और 12 लाख करोड़ लोगों का, उद्योगपतियों का खर्चा वो हो रहा है, बैंक लोन माफ कर रहे हैं। ये किसान कुछ लाख महज कुछ हजारों के लिए आत्महत्या कर लेता है। तो ये जो असमानता है, ये 2023 में नहीं होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी करने की बात किए थे, 15 लाख की बात किए थे, बहुत हुई नारी पे वार किए थे, तो लोगों ने उनको इसीलिए वोट दिया था कि वो उनका जिंदगी को बेहतर करेंगे। इसके लिए नहीं वोट दिया था कि वो अडानी 1000 करोड़ की संपत्ति को लाख करोड़ की संपत्ति कर देंगे और एक आम इंसान को 27 रुपए में जीवन यापन करेगा। हम भाजपा की पिच में नहीं खेल रहे हैं, पर आप इनका मोदी का गारंटी पत्र देखिए छत्तीसगढ़ में, आज इनका राजस्थान में आया है, इनकी गारंटी पत्र देखिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के गारंटी मैनिफेस्टो को सामने रखते हैं और उससे 100 रुपए बढ़ा के लिख देते हैं। 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 3100 का ये एमएसपी डिसाइड कर रहे हैं, ये हर चीज वही कर रहे हैं। तो आज अगर हमने इनको जनता की पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है, तो ये जनता की जीत है, ये कांग्रेस या किसी भी घटक दल की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। क्योंकि वोट की शक्ति हर उस इंसान, हर एक फांसीवादी ताकत को नीचे गिराने की शक्ति रखती है, और ये उनको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब संसद का इनॉग्रेशन होता है तो लोकतंत्र की बात करते हैं, ये बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री जी अपने राजनीतिक मंच से राहुल जी को गाली देते हैं। आप गाली देने का आप और मैं अच्छे से साइकोलॉजी जानते हैं। जब इंसान हारने लगता है, जब वो छटपटाने लगता है, जब वो घबराहट होने लगता है, जब उसके पांव से नीचे से जमीन निकल जाती है, तो इसी टाइप से अगबका के गालियां देता है। तो प्रधानमंत्री जी जो गाली दे रहे हैं और उल्टा कहते हैं कि मुझे गाली दिया, तो प्रियंका जी की बात सही है। प्रियंका जी ने जो सिंधिया जी के लिए कहा, प्रियंका जी जो शिवराज जी के लिए कह रही है, जो मोदी जी के लिए कह रही है, वो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है आज हमने इनको मजबूर किया कि जनता की पिच पर आकर खेले। बहुत हेमंत बिस्वा शर्मा को भेज रहे हैं, वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, पर अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि उससे किसी को लेना देना नहीं है। आप सीधी बात बताइए, आप नौकरी महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं, वो हमें आप अपना ब्लूप्रिंट दीजिए। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और ये कब तक धर्म की हांडी चढ़ाते रहेंगे धर्म की आग पर? बहुत हो चुका। अब लोगों को चाहिए कि उनका जीवन बेहतर, उनके बच्चे अच्छे, उनके बच्चे गमछा डाल के सरस्वती पूजा में मस्जिदों के सामने जय श्री राम नहीं करें, जबकि इनके बच्चे बीसीसीआई को हेड करें, इनके बच्चे विदेशों में अच्छी शिक्षा पाएं। हमारे बच्चे भी बयास स्वामी आत्मानंद स्कूल जो छत्तीसगढ़ में है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुका है एजुकेशन का इंग्लिश मीडियम में। आज एक गरीब का बच्चा टॉप क्लास की इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को प्राप्त कर रहा है।
हम यही हमारा गवर्नेंस मॉडल है, इसी को हम डिलीवर करेंगे। और आज जब ये केजी से पीजी की हमने घोषणा कर दिया, अब जब ये भी शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी और महंगाई की बात इन्हें करनी पड़ेगी। बहुत हो चुकी धर्म की बात, और मुझे लगता है कि राजनीति की यही जीत भी है। जी बिल्कुल। और गजेंद्र, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अटैक किया ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, फिर उनका जवाब आया, उनके इलाके से तकरीबन 34 सीटें जो हैं आती हैं वहां से, इस वार पलटवार का क्या असर देखने के लिए मिल रहा है? जनता ने इसको किस तरह से लिया है? क्या आपको लग रहा है कि जनता सिर्फ और सिर्फ जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं सिर्फ उन्हीं पर ही वोट कर रही है? आखिरी वक्त में बहुत कुछ बदलता है, वोटिंग से पहले बहुत कुछ बदलता है। और कमलनाथ ने जिस तरह का इल्जाम भी लगाया कि शराब लिकर जो है वो बांटी जा रही है, पैसे दिए गए हैं एक रात पहले, एसपी को लेकर उन्होंने इल्जाम लगाया, इस तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं। तो ये सब कुछ किया जाता है पूरा सब कुछ बदलने के लिए। इसका क्या कोई असर आपको देखने के लिए वहां पर मिल रहा है? और आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ पर आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको मिजाज? का जो है पूरी तरह बदलाव का है, ये एक लाइन में मैं इसको आपको बता दूं। और जहां तक आप बाकी कुछ मुद्दों की बात कर रहे हैं कि चुनाव के समय पे अंतिम 2-3 दिन जो शराब जो है वो बांटी जाती है, उससे वोट खरीदने का प्रयास किया जाता है, तो ये बहुत ही आम चलन है, हर्ष होता आया है और इस चुनाव में भी हुआ है। और ये दुर्भाग्य है कि निर्वाचन आयोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करता जरूर है, लेकिन अंतिम समय काम के लिए जितने भी प्रयास हैं इनके वो सब असफल नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतदान पे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में जो 2023 को चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव इन चीजों का पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, मुझे काफी सारे ऐसे मतदाता भी मिले हैं जिन्होंने, जैसे मैं यदि महिलाओं की बात करूं तो जो लाडली बहना का लाभ जरूर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं कह रही हैं कि लाभ तो हम ले रहे हैं, ठीक है हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन वोट नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद ये योजना बंद भी हो सकती है या कुछ भी उनके कारण है। तो इस तरह की बातें भी महिला करती नजर आ रही हैं। और देखिए, जो दारू पीता है उसका तो आप बिल्कुल भरोसा ना करें कि वो दारू पी भी लेगा इनकी प्रत्याशियों की और उनको वोट नहीं देगा। तो ये चीजें मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की बातें हम करें, लेकिन ये वास्तविकता है कि कहीं बट रही है और उसका लाभ जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब हम ये थोड़ा सा बात आ जाए, क्योंकि अभी जो पूजा त्रिपाठी जी ने बात कही जब हम पिच की बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पिच बदली जाती है। देखिए, पिच बदली जाती है और पिच बदलकर भी गेम खेला जाता है यदि आपको खेल जीतना है तो। जैसे कमलनाथ जी ने पिच बदली है, वो थोड़ा हिंदुत्व में सॉफ्ट हुए हैं, हनुमान जी का भक्त बता रहे हैं खुद को, और इसका लाभ उनको मिलता दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग समझने लगे हैं कि भाई हिंदुत्व का ठेका केवल भाजपा नहीं ले रखा है, जो कमलनाथ जी भी हैं वो भी उतने ही प्रयासरत हैं और उतने ही सॉफ्ट हैं हिंदुत्व के लिए। तो पिच बदल के खेलने का कोई फायदा हो तो उसको बिल्कुल लेना चाहिए। मैं एक और चीज यहाँ पे पिच बदलने का उदाहरण आपको दूं कि एक समय था जब भाजपा मुख्यमंत्री चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ती थी। पहले मुख्यमंत्री चेहरा टारगेट होता था। यहाँ जब चुनाव हुए तो उमा भारती को मुख्यमंत्री चेहरा दिखाया गया था और उसके आधार पर दिग्विजय की सरकार गिरी थी। दिग्विजय हारे थे, दिग्विजय की सरकार और भाजपा जो है सत्ता में आई थी। तो भाजपा हमेशा से मुख्यमंत्री चेहरा दिखाते आई है। इस बार उन्होंने अपनी पिच बदल दी और पिच बदलने का उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे मुख्यमंत्री चेहरे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि भाई कैलाश विजयवर्गीय जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी के कह रहे हैं कि उन्हें बनना चाहिए। एक सिंधिया लॉबी भाजपा में आ चुकी है, वो कह रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जबकि वो तो विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पिच बदलने का जो लाभ है वो पूरी तरह से कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने अपने आप को हनुमान भक्त दिखाया है उससे उन्होंने हिंदुओं का वोट भी जो है अपनी तरफ शिफ्ट किया है। जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कुछ वोटर हुआ करता था भाजपा का, वो भी कटा है। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है गजेंद्र, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जो इस तरह की राजनीति वो करते हैं और इसलिए वो जाने भी जाते हैं। बागेश्वर बाबा से लेकर और तमाम जो चीजें हैं वो उन्होंने की हैं, राम मंदिर को लेकर भी उनके बयान हैं। तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि वो कहीं बीजेपी के चेहरे तो नहीं है, कभी कभी वो इस तरह की बातें भी कर जाते हैं। तो ये तरह की सियासत है मध्य प्रदेश में, शायद इस अलग अलग राज्यों में शायद अलग अलग तरह की सियासत करने के लिए मिलती है। लेकिन दीपक जी,
जब हम नेशनल लीडरशिप को देखते हैं कांग्रेस की, खासतौर पर जब प्रियंका गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी को देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को जब हम देखते हैं, तो वहां जिस तरह से जो पूरी सोच की जो एक क्लैरिटी है वो पूरे तौर पर उनमें नजर आती है। वो जो बातें कह रहे हैं, कभी कभी आपको रिपीटेशन लगने लगता है कि बार बार वही बातें कह रहे हैं, लेकिन शायद इसलिए कही जाती हैं कि जनता के दिमाग में वो बातें घर कर जाएं। आपको लग रहा है जो ओबीसी को लेकर जो बातें की गई, जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें की गई, मोहब्बत की दुकान की जो बात की गई, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ये भी कहा कि 53 में से एक जो है वो ओबीसी सेक्रेटरी है, जहां वो केंद्र में कहते हैं कि 90 में से 3 है, और लगातार वो इसको इतनी बार बोलते हैं, अडानी की बात वो बार बार बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि गरीबी अमीरी का फर्क मिटे और गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती, अपने बच्चों को विदेश भेज के तालीम हासिल करवाती है। और छत्तीसगढ़ उसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक तरह से हब बन गया है। क्योंकि जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए जाएंगे, जब आप दूसरी कंपनीज में काम करते हो, तो अंग्रेजी एक जरूरत की जबान है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो आपको लगता है कि इन तमाम चीजों का फर्क साफ तौर पर दिख रहा है? देखिए बुशरा जी, कांग्रेस के भ्रांतियां थी लोगों को ऐसा लगता था कि 2014 में जब मोदी आए, उन्होंने जिस तरीके से बहुत ही अलोकतांत्रिक किस्म का नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, उनका साहस बढ़ा जब कुछ राज्यों में कांग्रेस हारती गई। उन्होंने तो पूरा का पूरा विपक्ष मुक्त भारत की ही कल्पना कर ली। लेकिन असली बात यह है, लोग इस बात को भूल गए थे कि इसके बावजूद देश में लगभग 12 करोड़ जो मतदाता है वो कांग्रेस के थे। और आप भारत किसी भी में चले जाइए, आपको एक पोस्ट ऑफिस का डब्बा, एक एसबीआई की छोटी सी ब्रांच और कांग्रेस का कार्यकर्ता जरूर मिल जाएगा। कांग्रेस में कमी क्या थी? कांग्रेस जो है लगातार अपना बल खोती जा रही थी, नैतिक बल खोती जा रही थी। इसलिए मैंने काफी उसके ऊपर लेख भी लिखे हैं, और मेरा यह मानना है कि अगले 100 साल 200 सालों तक 7 सितंबर 2022 की जो घटना है, इतनी बड़ा घटना, उसको हमेशा याद किया जाएगा। और उस समय भी मैंने ये कहा था कि जो राहुल गांधी ने उस दिन जो कन्याकुमारी से अपनी जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी, ये इतिहास में वैसा ही दर्ज हो गया। दक्षिण भारत में महात्मा गांधी ने मार्च निकाला था, नेटाल से लेके प्रिटोरिया तक, जब उन्होंने रंगभेद के खिलाफ। इसका केवल इतना ही महत्व नहीं था कि वो कोई अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करते। एक्चुअली उस समय राहुल के माध्यम से पूरी की पूरी कांग्रेस 2 चीजों को प्राप्त कर रही थी। एक, उसको अंतर्दृष्टि मिल रही थी, अपनी ताकत का उसको एहसास हो रहा था, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, उन्होंने पूरे के पूरे संगठन में एक साहस का संचार हुआ। कांग्रेस जो है वो साहस खो चुकी थी और कांग्रेस में कोई कमी नहीं थी। राहुल गांधी का जो वाक्य था, डरो मत, उसको मैं, हालांकि कोई कह सकते हैं, कोई आपके दर्शक या कई बार मेरे कई लोगों ने कहा कि जो महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा दिया था, मैं इस नारे को उसके समकक्ष रखता हूं। और कम से कम जो भी इसका एक फेयरली एनालाइज करेगा, तो आप देखिए उसने पूरी की पूरी भारत की राजनीतिक तस्वीर को पलट कर रख दिया। 4000 किलोमीटर यात्रा के बाद जब राहुल गांधी ने झंडा फहराया 30 जनवरी को श्रीनगर में, तो न केवल राहुल गांधी बदल चुके थे, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस जो है एक तरह से गैल्वेनाइज्ड, फॉर्म्ड हो गई थी, उसमें नई ऊर्जा आ गई थी। उसका परिणाम आज आपको जो दिख रहा है, पहले हिमाचल को जीता, फिर कर्नाटक को जीता। अब अभी आप जो एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी आपने जो पिच की बात की, देखिए ऐसा कि पिच तो कांग्रेस अपनी बहुत उसने खोई नहीं थी, और लोगों को केवल कुछ 2-4 मंदिरों की बात कर लेना या किसी बाबा को बुला लेना, पिच पे जाना नहीं हो जाता है। हिंदुत्व का मामला यह है कि आपने अपनी सेक्युलर आइडेंटिटी तो नहीं खो दी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस उस आइडेंटिटी को नहीं खोया था। पर्सनल, हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति धर्म प्राण है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे जिसमें है, उसके इस आस्था को तो आप बिल्कुल टच कर नहीं सकते। लेकिन जो डाटा है उसमें बताया गया कि 99% से ज्यादा भारतीय जो है वो आस्तिक है, किसी न किसी धर्म को वो मानते हैं। उन्होंने पिच नहीं खोई थी। अब आप देखिए, मैं आपको अंतिम उदाहरण देता हूं कि न केवल मतदाता बदला है। आज इंदौर से जब सुमित्रा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष वोट देकर निकली, तो उनको पूछा गया रिपोर्टरों के द्वारा, चुनाव किस पर लड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा विकास। भाई मेरा ये कहना है, राम मंदिर का आपका ध्रुवीकरण के मुद्दे कहां गए? आप उतर आए आखिर विकास के पीछ पर। विकास, मैंने भी 2-3 दिन पहले आर्टिकल लिखा था कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को यथार्थहीन पर ले आया है।
और अगले सालों तक अगर ये पांच राज्य बीजेपी हारती है तो अगले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हमको ध्रुवीकरण के मामले, सांप्रदायिकता के मामले, ये राम मंदिर, हमास, नकाब, इन चीजों को कहां तक ले जाना है, ये कितना उनको फलीभूत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, मैं नहीं जानता कि इन चारों पांचों स्टेट में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सबक जो है वो मिलने जा रहा है। अंतिम बात कर दूं कि प्रियंका गांधी का जो ट्वीट था उसमें जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी ट्वीट के हमको उल्लेख करना चाहिए। आज एक बाइट आई थी, एक वीडियो आप देखिएगा, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वोट करने गए तो वो एक बुजुर्ग के पीछे खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं नहीं आप पहले वोट दीजिए। ये जो सादगी नहीं है, ये उन्हें जब हमारे महाराजा जो है वो जमीन पर उतर आए हैं। आज उन्हें पता चल गया है कि महल की राजनीति बहुत समय तक नहीं चलती, आपको आम आदमी के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो कांग्रेस में छोड़ के आए थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में रिगेन करने की कोशिश, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारतीय जनता के लिए भी, उसके नेताओं के लिए भी, कुछ भी होगा, हो सकता है एक आध दो राज्य जीत भी जाए बीजेपी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है बीजेपी की भी पॉलिटिकल आइड में आएगा और सोचा कि हमें 2024 का इलेक्शन जो है इसके बाद कैसे लड़ना है और वो कहीं ड्रामेटिक और व्यवहारिक होगी, ऐसा मुझे लगता है। बुशरा जी बिल्कुल। और 5 में से सिर्फ 4 राज्यों में ही गए हैं प्रधानमंत्री। एक राज्य में तो शायद वो कांप गए होंगे जाने से पहले, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेज शेयर करने से ही मना कर दिया, जबकि वो एनडीए में शामिल है। तो एक राज्य में तो गए ही नहीं वो, शायद नॉर्थ ईस्ट उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर 3 दिन गुजारे थे एक छोटे से राज्य में जहां से 42 विधानसभा की जहां पर सीटें हैं। और वहीं आप बाकी राज्यों में भी देखें, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में कहीं से भी जो भारतीय जनता पार्टी वो रेस में ही नहीं है, सीधे तौर पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। आज भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो तेलंगाना में, और तेलंगाना में जितना फोकस कांग्रेस का है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लगातार वहां पर कई दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वहां पर रहे हैं, फिर दोबारा राहुल गांधी गए, अब फिर से हैं, खड़गे वहां पर हैं, और रेवंत रेड्डी जो है उनका भी एक अलग तरह का क्रेज तेलंगाना में देखने के लिए मिलता है। तो ये बातें भी महत्वपूर्ण है कि कौन कहां पर कितनी मेहनत कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में जो ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं और उसके बाद अब पूरा फोकस जो है वो राजस्थान में है, तो ये नजर आता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है और फोकस उसका उस वक्त कहां होना चाहिए बिल्कुल वो नजर आ रहा है। क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत भी रहती थी कांग्रेस से कि बीच में कांग्रेस जो है अपना फोकस लूज कर देती है, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन कांग्रेस के लिए माना जा सकता है और बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना 3 दिसंबर को। और आज अभी भी कुछ वक्त बचा है, हालांकि छत्तीसगढ़ में अब वोटिंग बंद हो चुकी होगी, जो लोग वोटर्स अंदर होंगे पोलिंग बूथ के सिर्फ वही वोट डाल रहे होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अभी भी आखिरी सवाल गजेंद्र आपसे कि अभी मध्य प्रदेश के लिए 1 घंटा बाकी है, 5 क्योंकि बच चुके हैं, और वहां पर आपको लग रहा है कि ये जो 60% है वो 70 क्रॉस कर सकता है। और जिसके बात अभी कर रहे थे दीपक जी, वो बाइट हम सुनाना चाहते थे, शायद अभी हो सकता है कि बाद में हम सुनाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कि वो लाइन में लग रहे हैं। तो आप ये देखें कि कांग्रेस की बातों का असर कितना होता है कि प्रधानमंत्री रैलियों से उनका जवाब देते हुए नजर आते हैं, वो लाइनों में लग जाते हैं महाराज जी, और फिर कहते हैं कि हम्बल दिखाने की जो है एक प्रिटेंड करने की कोशिश कम से कम उनकी रहती है। देखिए, बिल्कुल उस समय एएमआई शिशु मंदिर पे जहां उनका वोट है वहां पर मैं उसी स्पॉट पे उपलब्ध था और मैंने ही वहां पर पूरा नजारा अपने आंखों के सामने देखा है कि किस तरीके से सिंधिया जी आए। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो लोकल मीडिया के साथ साथ रीजनल और नेशनल मीडिया भी काफी सारी वहां मौजूद थी। शायद वोटर 20 होंगे लेकिन मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा थे, तो थोड़ा बहुत वहां पे अव्यवस्थाएं भी हुई जिसकी वजह से एक महिला मतदाता गिर गई थी। तो थोड़ा परेशान होना पड़ा वोटर्स को, क्योंकि इतनी जब कोई वीवीआईपी आता है तो उस हिसाब से जो व्यवस्थाएं होनी थी वो शायद वहां नहीं थी। और शायद फिर सिंधिया जी को मौका भी मिल गया हम्बल होने का, तो वो वहां पे भी हम्बल हुए, उन्होंने उस महिला को फिर अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि एक दूसरे बुजुर्ग को मतलब उनके पीछे लगे हुए, तो इस तरह से हम्बल तो अब हो चुके हैं। जब से उन्होंने पार्टी बदली है तो उनका एटीट्यूड पूरा बदला हुआ नजर आता है। पहले जिस तरीके से वो महाराजा स्टाइल में
हर काम करते थे, अब वो नहीं है, क्योंकि जो भाजपा की रीति नीति है वहां पर ऐसा बताया जाता है कि भाई आम कार्यकर्ता की तरह ही आपको व्यवहार करना है, रहना है। तो शायद उस शैली में वो आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम्बल नजर आते हैं। या इसको भी आप हो सकते हैं कि मोदी इफेक्ट है, जिस तरीके से मोदी एक शो करते हैं हर चीज का, तो शायद सिंधिया जी भी वो करने लगे हैं कि उन्होंने वहां पर वो पीछे भी लगे, महिला को भी उठाया, ऐसी बहुत सारी चीज। यहाँ उस बाइट में मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब वो वोट डाल के सिंधिया जी बाहर निकले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कई तरह के प्रश्न हुए, लेकिन मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि भाई जो प्रियंका जी ने आज ट्वीट किया है कि भाई इतना अच्छा वोट करें कि क्लीन स्वीप मिले कांग्रेस को, और जो उन्होंने इसलिए किया था सिंधिया जी पे कि फिर से वो हालत न बन जाए, तो उस प्रश्न पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस प्रश्न को वो लगातार डालते रहे। मैंने प्रयास किया, मैंने आपको 3-4 बार रिपीट किया, तो कहीं ना कहीं वो उस प्रश्न से बचते नजर आए, शायद उनके पास जवाब नहीं था उस प्रश्न का। तो ये थोड़ा बदलाव तो उनके में दिख रहा है, और बॉडी लैंग्वेज मुझे उनकी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी। और एक और प्रश्न जब किसी पत्रकार ने उनसे किया कि भाई नरेंद्र सिंह तोमर आपके साथी मंत्री हैं, जो उनके लड़के के आज वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, आजकल बहुत पैसों का लेन देन की बात चल रही है, तो आप देखिए बड़ा हास्यास्पद लगा कि सिंधिया जी ने उसका आरोप जो है वो कांग्रेस पर दिया कि भाई ये कांग्रेस की ये सब चाल है या तरीके हैं। तो यहाँ पे भी उनको कांग्रेस नजर आ गई। तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, इतना बड़ा गंभीर मामला है, उसमें जांच की बात न करते हुए उसमें भी कांग्रेस को खींच लाए हुए। तो बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है वो बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंट तो नजर नहीं आए। और अब देखते हैं, वोट दे चुके हैं, वहां पे जो भी कुछ हुआ वो सामने था मेरे, और अभी अब देखना होगा कि वैसे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे वन लाइन क्लोज करूंगा कि यहाँ पर जो 34 सीटों पर सिंधिया इफेक्ट माना जाता है कि भाई सिंधिया इफेक्ट होता है, सिंधिया जिस व्यक्ति पे हाथ रख देते हैं वो जीत जाता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक जो है वो प्रत्याशी को देख के इस बार वोट देने वाली है, तो मुझे लगता है सिंधिया फैक्टर बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा यहाँ पे ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर। जी बुशरा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने। और जाहिर सी बात है कि हम आपसे अभी विनती करेंगे मध्य प्रदेश के खास तौर पर जो वोटर्स हैं कि अभी भी आपके पास वक्त है, आपने अपने मत का अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो आप घर से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी भागीदारी होनी चाहिए। तभी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं या सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं, तब आपने अपना वोट का इस्तेमाल किया हो और सही जगह पर किया हो, जहां कहीं भी आपको लगता है कि आपको वोट करना चाहिए। तो देखना होगा कि आज 6 बजे तक जो किस्मत का फैसला तमाम जो 230 जो कैंडिडेट्स हैं मध्य प्रदेश के, उनके 230 जो सीटें हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनका हो जाएगा। और 3 दिसंबर को जब ये पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि किसकी किस्मत में क्या रहा और किसके दावों में कितना दम रहा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन लगातार आप डीबी लाइव पर जो खबरें हैं उनको देखते रहिए, वीडियोस को सराहते रहिए, मेरे प्रोग्राम को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। और 7 बजे आपके साथ न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर होंगे राजीव जी। नमस्कार।